हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रजीरा में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रजीराम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का प्री बोर्ड, वो भी 2023 का। तो चलो शुरू करते हैं। अगर अभी तक किसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80। निर्देश सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें, यानी जिन प्रश्नों में पार्ट हैं, भाग हैं, उन सब के उत्तर एक ही साथ लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 12 पार्ट है तो उन 12 को एक साथ करना है। अब क्रम वाइज करो या ना करो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन उन 12 के 12 उत्तर एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2 कर दिए, बाद में तीसरा प्रश्न हल कर दिया, बाद में इसके 2-3 और कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके 12 भाग हैं और प्रत्येक एक अंक का है। फर्स्ट, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है प्रोटीन का। वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। पेड़ पौधों में भी कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जो कुछ तो वृद्धि करते हैं और कुछ वृद्धि को रोकते हैं। तो वृद्धि को रोकने वाला कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। और जो ऑक्सीजन हार्मोन है पर्रों में पाए जाते हैं, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? एजीसीएल। अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है? अधिक खाने की वजह से अम्ल की अधिकता हो जाती है पेट के अंदर, और अम्ल की अधिकता को दूर करने के लिए जो एक्स्ट्रा अम्ल होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एक क्षार काम में लेना पड़ेगा, और उसके लिए बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने समूह और आवर्त? क्रमशः यानी क्रम से, पहले हमें समूह बताने फिर आवर्त बताने। समूह मतलब स्तंभों की संख्या, और 18 स्तंभ है, और आवर्त कितनी है, पंक्तियाँ कितनी है, 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होती है? रेटिना, जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, बाद में ये उसको विद्युत सिग्नल में चेंज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर क्या है? 2 मिनट समय का अंतर होता है, और इसमें क्या दे रखा है? 60 सेकंड, 120 सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 120 सेकंड। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? आपको पता होगा कि आर समानुपाती होता है एल के, यानी जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो 15 का आधा कितना हो गया? 7.5। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी किसके अंदर जीवों का अंश नहीं पाया जाता? लकड़ी पाया जाता है, गोबर गैस पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा में नहीं पाया जाता। आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? तो केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरित होती है। सौर स्थिरांक का मान लगभग है। सौर स्थिरांक का मान लगभग 1.4 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 है इसके पार्ट और प्रत्येक एक अंक का है। एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2 होता है। CnH2n प्लस 2। और एल्केनों का क्या होता है? एल्काइनों का CnH2n होता है, और एल्काइनों का CnH2n माइनस 2 होता है, यानी CnH2n माइनस 2। ये एल्काइनों का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तन्यता। 3, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पाई जाती है, एक तो मस्तिष्क और दूसरा पाया जाता है मेरुरज्जु। चौथा, निम्न समीकरण में एक्स को पहचानिए। Cu कॉपर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। 5वां, उपरोक्त में प्रतीक चिन्ह किस अवयव के लिए प्रयुक्त होता है? ये प्रतीक चिन्ह प्रयुक्त होता है अपने परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक के लिए प्रयुक्त होता है।
छठा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ओरस्टेड। प्रश्न नंबर 3, अति लघुरात्मक प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य परमाणुओं का या परमाणुओं के समूहों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल क्या नहीं कर पाते? H+ आयन नहीं दे पाते, और इसकी वजह से ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय प्रदर्शित नहीं होता, क्योंकि अम्ल के अंदर क्या पाए जाते हैं? H+ आयन पाए जाते हैं। अगर वही नहीं निकल रहे तो ये कैसे हमारा अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा? तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एक उदाहरण दो। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ज़्यादातर धातु ऑक्साइड क्या किस प्रकृति के होते हैं? यानी अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड है जो अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं, अक्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं, तो इसलिए वो दोनों ही प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तीसरा हो गया। चौथा, साइक्लोपेंटेन का सूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? साइक्लो शब्द जब भी आ जाए तो ये एक चक्रीय यौगिक होगा, ये एक बंध होगा। पेंटेन, पेंट का मतलब कार्बन परमाणु कितने होंगे? 5, और एन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो पेंटेन की संरचना क्या होगी? ये होगी पेंटेन की संरचना। इसमें हर एक कॉर्नर के ऊपर कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर कार्बन है तो इसकी 2 संयोजकता तो कार्बन से जुड़ी है, बचे हुए 2 किससे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन से, और ये हर एक के अंदर होगा। तो कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन 10 हो गए, तो सूत्र क्या हो गया? C5H10। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे दर्शाओगे आप? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो लिखना पड़ेगा कि एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए आपने, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, और हाइड्रोजन वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन कर देना। और इन सबको यानी एक बंध जो है उसकी बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाने, आपको 2 पॉइंट दर्शाने, 2 बिंदु दर्शाने हैं, और वही क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर है 5वां, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कोई भी 2 सीमा बताओ। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था? यानी इसमें हर 8वां तत्व है, पहले तत्व को के गुणों को रिपीट करता था, सारे गामा पादा निशा संगीत के जो स्वर थे उनके हिसाब से। तो पहला क्या था? इसकी कमी ये थी कि ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। और दूसरा क्या था? इसके अंदर जो न्यूलैंड ने ये सोच लिया था कि भाई मेरे समय तक इतने ही तत्व विद्यमान हैं, तो आगे भी इतने ही तत्व रहेंगे और ज़्यादा नहीं होंगे। और इसने भी कुछ 2 समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ ही रख दिया था, ये भी इसकी कमी रही। फिर छठा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर जो HCl अम्ल प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है? जो कठोर जो उत्तक होते हैं, भोजन होते हैं, उनको घोलने में सहायक होता है, और भोजन को जो संदूषित होने से बचाता है, नष्ट होने से बचाता है, खराब होने से भी बचाता है। तो छठा हो गया। 7वां, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? 2 के नाम बताओ। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो अपने स्राव को, यानी इनसे जो पदार्थ निकलता है उसको ये सीधे रक्त में, रुधिर में प्रवाहित कर देती हैं। ये नलिका विहीन होती है, इनमें कोई प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती। और अंतःग्रावी स्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता है उसे हार्मोन्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास संतुलन में सहायक होते हैं। कोई भी 2 ग्रंथि के नाम लिख दो आप, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, या आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। यानी एक कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगभग 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम पाया जाता है। तो जब हम 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम को 1 करेंगे तो ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इसके डिवाइड में चला जाएगा, और जब 1 के अंदर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा अपना? 6.25 इंटू 10⁻18, यानी 6.25 गुणा 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एक कूलाम आवेश के अंदर। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार
हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करें, ये तीनों परस्पर क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। और इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो अपनी मध्यमा के द्वारा दर्शाई जाएगी, विद्युत धारा की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी अंगुली के द्वारा दर्शाई जाएगी। तब जो चालक होगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, उसके ऊपर लगने वाले बल को अंगूठा दर्शाएगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर सौर कुकर के उपयोग के लाभ व हानियाँ बताओ। तो जब 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 लाभ 1 हानि बता सकते हो, या 2 लाभ 2 हानि बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो आप। तो सौर कुकर ऐसे लाभ की बात करें तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं होती, जहाँ पर और चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर हम यानी सुदूर क्षेत्रों में सौर कुकर का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो सभी स्थानों पर उपलब्ध है, पहला फायदा। दूसरा, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें कोई विद्युत धारा का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और हानि क्या है इसकी? हानि यह है कि जब बादल छाए रहते हैं आसमान में, जब सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तब ये काम नहीं कर पाता। फिर IUCN का पूरा नाम बताओ। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संघ। फिर 12वां, किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। तो सबसे पहले आपको एक छड़ चुंबक बनानी है, जिसका एक ध्रुव हो जाएगा उत्तरी ध्रुव N, दक्षिणी ध्रुव S। अब उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है, तो यही आपको दर्शाना था बस। छड़ चुंबक का ये हो गया चित्र। फिर है खंड ब, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न नंबर 4, अधातुओं के सामान्य गुण बताओ। अधातुओं के सामान्य गुण यानी जो धातुओं के गुण है उनसे जस्ट उल्टे कर दो, वो अधातुओं के गुण हो जाएंगे। अधातुएं सामान्यतः क्षण भंगुर होती है, यानी ये ज़्यादा कठोर नहीं होती है, दबाव डालने पर टूट जाती है। ये चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद आयोडीन है। अधातु विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है ग्रेफाइट। अधातुएं जल, अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दो। समजातीय श्रेणी कार्बन श्रृंखला की वह श्रेणी होती है जिसके अंदर कोई भी एक हाइड्रोजन है वो एक क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और इस श्रेणी को ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण, जो भी एल्केन है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, समजातीय श्रेणी के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए प्रोपेनॉन की। तो सबसे पहले आपको प्रोपेनॉन का सूत्र पता होना चाहिए। प्रोप का मतलब है कार्बन 3, तो पहले हमने कार्बन 3 बनाए, ये कार्बन 3। अब नॉन किसको दर्शाता है, कीटोन समूह को दर्शाता है, और कीटोन समूह की सूत्र क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। अब बच गए जो कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दो, बीच वाले कार्बन की 4 संयोजकता होगी, और साइड वालों की एक ही पूरी हुई है, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे हाइड्रोजन, यानी CH3, और यहाँ पर भी CH3। अब हमें बनानी है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा C। अब इसके जो बंध है इनको हटा देते हैं, और एक बंध की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर ऑक्सीजन था और डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिखाने पड़ेंगे। ये ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साइड वाले पे 3 जुड़े हुए हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, और यहाँ पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और नीचे भी क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन की संयोजकता पूरी होगी 4, इस वाले कार्बन की भी सेम यही होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये हो गया H, H और H। तो ये बन गई प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर डाबेराइनर का ट्रिक क्या है, इसकी सीमाएं बताओ। डाबेराइनर नाम का एक जो साइंटिस्ट हुआ था, उसने क्या किया, पहले तत्वों को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, और इसने 3 तत्वों के समूह बनाए थे, जिसके अंदर जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता था। यही है डाबेराइनर का ट्रिक। और इसका एक उदाहरण बताए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और इसकी सीमाएं क्या है, सीमाएं मतलब इसकी कमियां क्या है, यानी ये कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू हो पाया, ज़्यादा पर लागू नहीं हो पाया।
और इसके अंदर जो असमान गुणों वाले तत्व थे वो भी एक समूह के अंदर आ गए थे जिनके गुण समान नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला एक वर्णक होता है, जिसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो शरीर के अंग जो काम करते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, भोजन का पाचन भी सही तरीके से नहीं होगा, और इससे एनीमिया भी हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी, शरीर में थकावट महसूस होगी और यहाँ तक कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, ऋतुस्राव क्या है और यह क्यों होता है। ऋतुस्राव जो लड़कियों के अंदर पाया जाता है और ये 14 से 15 उम्र की होने से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यह 28 दिनों का एक चक्र होता है। प्रत्येक 1 महीने बाद महिलाओं में अंड परिपक्व होता है, और जब इस अंड का निषेचन नहीं हो पाता तो इसकी जो पोषक भित्ति है उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती और ये रुधिर के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक बनते हैं और उन युग्मकों का निषेचन नहीं हो पाता, और ये एक परिपक्वता की निशानी है। यौन परिपक्वता होनी शुरू हो जाती है और ये मातृ बनने के लिए भी आवश्यक है। फिर अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाओ। तो पहले अमीबा को बना लेगी, ये अमीबा का केंद्रक हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, इस केंद्र का एक हिस्सा बढ़ना शुरू होगा और बाद में ये केंद्र क्या है पूरी तरह से अलग हो जाएगा, तो 2 अमीबा बन जाएगी एक अमीबा से। यही है द्विखंडन। फिर 50 सेमी फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अब आपको कहा है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब क्या है, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और फैलाने का काम करता है अपना अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। क्षमता का सूत्र क्या होता है, पर किसी भी लेंस की क्षमता ज्ञात करनी हो, पावर पी ज्ञात करनी हो, तो पी बराबर 1/f, और यहाँ पर f है वो मीटर में होनी चाहिए, और अपने को किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और इसमें माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे, क्योंकि अपने अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको हल करने के लिए पहले हम देखेंगे कि f बराबर हो गया -50 सेमी, और सेमी को मीटर में चेंज कर देंगे तो 50/100 मीटर। अब हम निकालेंगे p। तो p बराबर क्या होता है, 1/f, यानी 1/f का उल्टा कर देंगे तो 100/50, और वो भी किस में, माइनस में। 50 का 100 में भाग दिया 2 बार, और क्या आ जाएगा उत्तर, -2 डाईऑप्टर डी, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। पार्श्व क्रम में इसलिए संयोजित किया जाता है क्योंकि पार्श्व क्रम में सभी युक्तियों को अलग अलग विद्युत धारा प्राप्त होती है, सबकी वोल्टेज समान रहती है, किसी को वोल्टेज कम ज़्यादा प्राप्त नहीं होती, और वो अपने हिसाब से विद्युत धाराओं को प्राप्त कर सकते हैं। और फायदा क्या है कि पार्श्व क्रम में कोई युक्तियाँ जुड़ी होती है, किसी भी एक उपकरण मान लो खराब हो गया तो उसकी वजह से अन्य उपकरण बाधित नहीं होते, और हमारी जो विद्युत धारा का खर्च होता है वो भी कम आता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो, यानी R बराबर कितना दे रखा है हमें, 4 ओम, और H बराबर कितनी दे रखी है, 100 जूल। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। H के कितने सूत्र होते हैं, H बराबर I²RT होता है, H बराबर V²/R गुणा T भी होता है। T समय है यहाँ पे, प्रति सेकंड दे रखा है, मतलब T का मान हो गया 1, तो H बराबर 100 रखेंगे, V²/4 हो गया, 4 को इधर लाएंगे 100 से गुणा 400 हो गया, तो V² बराबर हो गया 400, और V निकालनी है तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20, तो कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 20 वोल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है, पहला गुण। दूसरा, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, और इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। और अगला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, क्योंकि अगर वो काटेगी तो उस काटने वाले बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो 2 हो जाएगी, और एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 होना ये संभव नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, तो पहले देखते हैं कि 2 ओम का और 4 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में सीधा सा योग हो जाता है, तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध कितना हो गया, RS बराबर 2 + 4 यानी 6 ओम। अब ये 6 ओम और नीचे वाला 4 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में है,
तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो यानी 1/r, आर यहाँ पर कुल प्रतिरोध है, बराबर कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/4, और 6 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 12। 6 का 12 में 2 बार भाग गया, 2 को 1 से गुणा किया 1, 4 का 12 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, यानी 5/12। तो 1/r बराबर आ गया 5/12। हमें तो चाहिए r, तो r बराबर क्या हो जाएगा 12/5। 12 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 ओम। क्वेश्चन नंबर 16, पारितंत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है। पारितंत्र का मतलब क्या होता है कि जो भी जीव जंतु यानी जैव घटक और जो निर्जीव है अजैव घटक है, ये सब मिलाकर जो तंत्र बनाते हैं उसे ही हम कहते हैं पारितंत्र। और ये कितने प्रकार के होते हैं, पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक, जो प्रकृति के अंदर है, इसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, और एक है कृत्रिम पारितंत्र, जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में ए, निम्न अभिक्रिया को संतुलित करो। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट बनता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, यानी एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, इधर बेरियम कितना है 1, इधर बेरियम कितना है 1, इधर क्लोरीन कितने हैं 2, इधर क्लोरीन कितने हैं 3। संतुलित करने के लिए आपको ये जो तीर का निशान दिख रहा है ना, इसके लेफ्ट साइड में जो अभिकारक है उनमें परमाणुओं की संख्या, और इसके राइट साइड में जो उत्पाद है उनके अंदर परमाणुओं की संख्या ये होनी चाहिए बराबर। तो ये हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेरियम तो बराबर है दोनों साइड, क्लोरीन इधर 2 है इधर 3 है, तो क्लोरीन को 1 बराबर करना है। तो 2 और 3 सीधे बराबर नहीं हो सकते, तो 3 से गुणा करेंगे तो इधर 6 हो गई क्लोरीन, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गई क्लोरीन। अब चूंकि क्लोरीन को हमने बराबर किया तो बेरियम इधर 3 हो गया, इधर 1 है तो इधर भी हो जाएगा 3। बेरियम 3 होते ही सल्फेट हो गया 3, और यहाँ पे भी सल्फेट है 3, एल्यूमिनियम इधर 2 इधर भी 2। तो अब ये होगी समीकरण संतुलित। और संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल्स टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। और बी, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसके बिना वो संपन्न हो नहीं सकती, कंप्लीट हो नहीं सकती, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कि पेड़ पौधे के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 बना लेते हैं ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ये ऊष्माशोषी का उदाहरण हो गया। अब ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और हम जो श्वास लेते हैं श्वसन, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो भोजन पचने के बाद ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O, और प्लस है ऊर्जा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन उनके काम अलग अलग हो, उन्हें समजात अंग कहते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद। समरूप अंग ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति तो अलग अलग हो लेकिन उनके काम समान हो, जैसे कीट पक्षी चमगादड़ आदि के जो पंख वगैरह होते हैं। फिर बी, वंशागति के 3 नियम कौन से हैं। ऑस्ट्रिया के निवासी जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने वंशागति के 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्म विकल्पी की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है अब की बार, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करो। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क किस काम में आता है, मध्य मस्तिष्क किस काम में आता है, सुनने की क्षमता के काम में आता है, और पश्च मस्तिष्क का क्या काम है, ये सारा। और प्लस में इसका चित्र याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, पक्षमाभी पेशियाँ, रेटिना, दृक तंत्रिकाएँ, वो सारी चीज़ें। और बी है मानव नेत्र से संबंधित दोष, तो दोषों के नाम और उनका संशोधन किस तरह से होता है। तो मानव नेत्र में लगभग 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, मुख्य निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष यानी दृक दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दृक दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, जिसमें ऊपरी हिस्सा उत्तल और नीचे वाला हिस्सा उत्तल होता है, वो काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, टिप्पणी कीजिए, अम्लीय वर्षा, विरंजक चूर्ण और धावन सोडा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब वर्षा की pH का मान क्या हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा होती है। इसकी वजह से जो पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग है उनको खतरा होता है, इंसानों को भी खतरा होता है कैंसर वगैरह होने का। विरंजक चूर्ण CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं।
और इसका निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या है, पीने के पानी को शुद्ध करने में काम में लिया जाता है, वो सारे करने हैं। धावन सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय जल, वो धावन सोडा कहलाता है। इसका उपयोग क्या है, साफ सफाई वगैरह करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है, बोरेक्स के निर्माण में। फिर इसके तो हम पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया उसे पीएच स्केल कहते हैं। पी एक जर्मन शब्द पुसान से बनाया जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की शक्ति या सांद्रता ज्ञात की जाती है। और ये ज्ञात करने की विधि सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट द्वारा विकसित की गई थी। इसके अंदर 0 से 14 तक पीएच का मान होता है, जिसमें 0 से 7 अम्लीय दर्शाता है और 7 से 14 क्षारीय दर्शाता है, और जो 7 है वो उदासीन को दर्शाता है। जितनी पीएच कम होगी वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH क्षार बनता है, Cl2 क्लोरीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंदर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग किया धातुओं के ग्रीस हटाने में, साबुन और अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है, कृत्रिम फाइबर वगैरह बनाने में उपयोग किया जाता है। और जो क्लोरीन बनती है उसको जल को स्वच्छ करने में, CFC में, PVC में। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसका उपयोग ईंधन के रूप में, मार्जरीन के रूप में, अमोनिया के निर्माण में। फिर इस वर्ष की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के अनुसार, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र और इसका वर्णन। इन हृदय के अंदर 2 वालिन 2 नीले पाए जाते हैं, किसके अंदर शुद्ध रक्तता है, किसके अंदर अशुद्ध रक्तता है, वो सारी चीज़ें, और काम कैसे करता है। फिर भोजन के पाचन में लार की भूमिका, लार क्या काम करती है भोजन को पचाने में, ये क्या करती है, भोजन को गीला कर देती है जिससे इसका मार्ग आसान हो जाता है, और जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देती है, तोड़ देती है। इसके तो हमें नर जनन तंत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार मादा जनन तंत्र आया था। और बी है विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र का चित्र पूछा है तो चित्र नहीं, आपको विद्युत जनित्र, इसकी क्रियाविधि और इसका सिद्धांत है वो सब पता होना चाहिए। फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 23, 7 सेमी साइज का कोई बिंब 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के अंदर है, इसमें आपको बिंब का आकार दे रखा है h बराबर 7 सेमी, फोकस दूरी f माइनस की 18 सेमी, और u दे रखी है माइनस की 27 सेमी। तो पहले हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, और वहाँ पे v निकाल लेंगे जिसका मान आएगा -54 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति होगी v। प्रकृति और साइज भी बताना है, तो प्रकृति कैसी होती है, अवतल दर्पण के अंदर लगभग वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और साइज क्या होगा, अगर v ज़्यादा आ रही है तो साइज भी बड़ा होगा, लगभग दुगुना आकार का होगा। इसके तो हमें उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु 2f1 व f1 के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा बताना है, और अवतल लेंस में जब अनंत व O के मध्य हो। इसके अथवा में दे रखा है कोई 2 सेमी लंबा बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई h दे रखी है 2 सेमी, 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के सामने, f बराबर दे रखी है प्लस की 10 सेमी, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी u बराबर है माइनस की 15 सेमी, वो सभी में माइनस रहती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन वर्ष साइज याद करना है। तो लेंस का सूत्र लगाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। इससे आपको क्या मिल जाएगी, v मिल जाएगी, यानी स्थिति बता दी। फिर आपको निकालना है आवर्धन, m बराबर h'/h से या v/u से, तो आवर्धन पता चल जाएगा। और आवर्धन अगर प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, माइनस में आ रहा है तो वास्तविक व उल्टा होगा। और साइज m से पता चल जाएगा, m का मान अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। फिर बी पार्ट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बताना है आपको, जब अनंत वक्रता केंद्र के मध्य हो, फोकस बिंदु है ध्रुव के मध्य हो, तो ये खुद करना है। चलो धन्यवाद।